प्रोडक्शन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हीबो जैसे ही अपनी मेंशन आता है तब तक देर रात हो गई थी, तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए थे। जैसे ही हीबो अंदर आता है तो देखता है कि नौकर जो है ना वो भी नहीं है और जैन भी सो गई होगी, तो हीबो चुपचाप अपनी ऑफिस चला जाता है। हीबो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उसकी मॉम ने ना एक बहुत ही बड़ी लिस्ट उसको दी थी कि शादी में क्या क्या बनेगा, शादी में कौन कौन से लोग आने वाले हैं, वेडिंग प्लानर जो है वो किस टाइप का डेकोरेशन करेगा, तुम्हें कौन से फ्लावर्स पसंद है, तुम्हें क्या चाहिए, वो ये सब कुछ। हीबो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। हीबो ऑफिस के अंदर आते ही अपनी सीट पे बैठता है। सीट पे बैठते हुए हीबो जो है ना वो वाइन को ना अपनी ग्लास में डाल ही रहा था, तभी अचानक से दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही दरवाज़ा नॉक होता है तो हीबो ना कम इन कहता है और दरवाजे से ना जैन चली आती है। जैन जैसे ही हीबो के कमरे में आती है ना, कमरा ना अंधेरे में डूबा हुआ था। बस थोड़ी सी ही लाइट ना खिड़की से ना अंदर आ रही थी। हीबो के खिड़की पे ना ऑलमोस्ट पर्दे ही होते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात हो, उसका जो ऑफिस है ना वो अंधेरे में ही डूबा रहता है। हल्की सी लाइट ना हीबो की आंखों पर और जैन के ना पैरों पर पड़ रही थी। जैन बस हीबो की आंखों की तरफ देखकर अपना सर ना बो करती है। आज जैन ने दूसरी बार हीबो के ऑफिस में आने के बाद सर बो किया था। पहले जब वो पहली बार हीबो से उसके ऑफिस में मिलने के लिए आई थी तब उसने अपना सर बो किया था और आज सर बो किया था। हीबो कुछ नहीं कहता, वो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। हालांकि जैन का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी जो हीबो है ना वो जैन की तरफ ही देख रहा था। तभी जो जैन है ना वो हीबो से कहती है, बो मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो हीबो से कहता है तो जैन उसे कहती है, वो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे गन चलाना सिखाओगे। तो हीबो से कहता है, हाँ लेकिन जब वक्त आएगा तब मैं सिखा दूंगा। तो जो जैन है ना वो उससे कहती है, वो अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं क्या तुम मुझे दोगे। तो हीबो से कहता है, हाँ मांगो ना। जैन उसे कहती है, वो मुझे ना गन चलाना सीखना था। पता है तुम्हें मेरी फ्रेंड ना उसे भी गन चलानी आती है, उसके डैड ने उसे सिखाया था। मेरे डैड तो नहीं है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे गन चलाना सिखाओगे। तो अभी जैन बोल ही रही थी, तभी जो हीबो है ना वो उसे कहता है, तुम्हें गन चलानी कब सीखनी है। तो जैन उसे कहती है, जब भी तुम्हें फ्री टाइम ले, अगर कल है तो कल ही सिखा दो ना। तो जो हीबो है ना वो उसे कहता है, कोई बात नहीं है। तो जैन उसे कहती है, ठीक है। ये कहती ही जैन अपना सर बो करती है, उससे कहती है, शुक्रिया बो, तुमने हर एक मेरी मुराद को पूरा किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ये कहने के बाद जो जैन है ना वो अपना सर बो करती है और वहाँ से चली जाती है। हीबो का ना काफ़ी अजीब सा लगा था, क्योंकि आज जैन का ना बिहेवियर बहुत ही अलग था, लेकिन हीबो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था, इसलिए हीबो ना इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ऑफिस से निकलने के बाद जैन की आंखें ना आंसुओं से भरी हुई है। वो धीरे धीरे भारी कदमों से चल रही थी। चलते हुए जैन ना मेंशन को अच्छे से घूर के देख रही थी। जैसे ही वो मेन डोर की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि पहली बार वैंकिंग का हाथ पकड़कर वो इस मेंशन के अंदर आई थी। सीढ़ियों से चलते हुए उसे याद आता है कि स्वयं जो है ना वो उसे किस तरह यहाँ पर बुली किया करता था। जैन को पता भी नहीं था कि सेक्स क्या होता है, जिस पर स्वयं ज़ोर ज़ोर से हंसा था। चलते हुए जैन जो है ना वो अपने कमरे में पहुंच जाती है। जैन दरवाज़ा बंद कर देती है और काफ़ी देर तक फिर वो चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। अगले दिन सुबह सवेरे जैन नींद से जाग जाती है। वो जल्द ही तैयार हो जाती है और लिविंग एरिया पहुंच जाती है। जैसे ही जैन लिविंग एरिया पहुंच जाती है तो वो चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाती है। हीबो और सायंग ऑलरेडी ना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैन चुपचाप बस ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी जो हीबो है ना वो जैन की तरफ देखता है और महसूस करता है कि जो जैन है ना वो कमज़ोर सी हो गई है। तभी जो हीबो है ना वो जैन से कहता है, जैन तुम कुछ, अभी हीबो बोल ही रहा था, उसकी बात को काटते हुए जैन जो है ना वो हीबो की तरफ पलट कर देखती है और उससे कहती है, वो क्या तुम मुझे आज गन चलाना सिखाओगे।
अचानक से जैन के मुंह से ये बात सुनकर ईबो जो है ना वो थोड़ा ना हैरान सा हो जाता है। तो जो ईबो है ना वो उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर पहले तुम ब्रेकफास्ट करो, और इतनी जल्दी भी क्या है, मैंने तो तुमसे कहा है ना जब सही टाइम आएगा तब मैं सिखाऊंगा। तो जो जैन है ना वो उससे कहती है, वो एक्चुअली ना मैं चाहती थी कि मैं गन चलाना सीखूं, मेरे पास अभी ना बहुत सारा टाइम है, तो इसीलिए अभी जैन बोल ही रही थी। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर तो वो उसे कहता है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो मुझे बताओ तुम्हें कब सीखना है। तो जैन उसे कहती है, आज ही सिखाओ, क्या तुम्हें पता है मैं फास्ट लर्नर हूँ, मैं जल्दी सीख जाती हूँ पक्का। ये बात सुनते ही जो सोयांग है ना उसके मुंह से ना हंसी छूट जाती है। तो वो ईबो की तरफ देखकर कहता है, किताबें पढ़ना और गन चलाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कोई ज़रा इस छोटी सी लड़की को समझाए। ये बात सुनते ही जैन उसकी तरफ पलट कर देखती है और उससे कहती है, पहली बात मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं फास्ट लर्नर हूँ, तो मैं गन भी जल्दी ही चलाना सीख जाऊँगी। और हाँ याद रखना, जब मैं पहली गोली चलाऊँगी ना सबको याद रहेगा। ये सुनते ही जो ईबो है ना वो जैन की तरफ देखता है और हल्का सा अपने होठों को ना लिफ्ट करता है, उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो मैं इवनिंग में आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा ताकि मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूँ, ठीक है। ये बात सुनकर जो जैन है ना वो अपना सर नोट करती है। उसके बाद ईबो और सोयांग ऑफिस के लिए चले जाते हैं और जो जैन होती है ना वो अपने रूम में चली जाती है। दिन भर जैन ना अपने रूम में ही बैठी रहती है, वो कॉलेज नहीं जाती। जैन बस दिन भर कुछ ना कुछ सोच रही थी, कभी खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती है, कभी अपने माँ बाप के अस्थियों के पास बैठी हुई सोचती है। जैसे ही ना इवनिंग हो जाता है, जैन ना लिविंग एरिया वापस पहुंच जाती है। जैन ने ना लंच भी नहीं किया था। जैसे ही जैन ना लिविंग एरिया पहुंच जाती है तो वो काउच पे बैठकर ईबो का ही इंतज़ार कर रही थी। ईबो आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी होता है, काफ़ी सारी जो पेंडिंग फाइल्स थी उन्हें भी कंप्लीट करनी थी और दूसरी ओर काफ़ी सारी मीटिंग्स भी थी। ईबो का ना अब बिज़नेस भी एक्सटेंड होने वाला था, काफ़ी सारी तैयारियां भी करनी थी। दूसरी ओर उसके पिताजी ने ना उसका दिमाग खाया हुआ था, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी तो बस उसे बार बार कॉल किया जा रहा था, तुम्हें क्या चाहिए, मेरे को क्या दे, वो क्या कर, वहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है। ईबो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो गया था। अभी ईबो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर ना फ़ोन पे बात ही कर रहा होता है, तभी जो सोयांग है ना वो अंदर आता और ईबो को इशारा देता और उससे कहता है कि मैं आई है। ये बात सुनते ही ईबो जो है ना वो इरिटेट एक्सप्रेशन के साथ ना सोयांग की तरफ देखता है और उससे इशारे में कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तो सोयांग ना इशारे में अपना सर ना में हिलाता और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी ईबो से इशारा देता और कहता उसको कहो कि वो इंतज़ार करे। सोयांग वहाँ से चला जाता और ईबो ना फ़ोन पे ही मीटिंग करना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक ईबो बात कर रहा होता और फाइनली जैसे ही ईबो ना फ़ोन रख देता है, उसके बाद ईबो जो है ना वो कैबिन से बाहर निकलता है। ईबो नहीं चाहता था कि जो मे है ना वो उसके कैबिन के अंदर चली आए और 1-2 घंटे ना वहीं चिपक कर रही, इसलिए ईबो ना कैबिन से ही बाहर निकल जाता ताकि वो मे को ना बाहर से ही ना टाटा बाय बाय कर दे। जैसे ही वो बाहर चला आता है तो वो देखता है कि जो मे है ना वो सोफे पे बैठ कर ना उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मे ईबो को देखती है ना तो मे भागते हुए आती है और ईबो को गले लगाती है और उसकी नेक पर ना एक किस करती है। ईबो ना उसको थोड़ा धक्का मारता है, उसको थोड़ा ना खुद से दूर करता है, हल्का सा धक्का ही मारता है। मे जो है ना वो उसे कहती है, क्या हुआ, हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों कपल होने वाले हैं। तो जो ईबो है ना वो उसे कहता है, अभी कुछ दिन बाकी है, हाँ तब तक सब्र करो। ये कहते ही ईबो जो है ना उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो मेरे साथ। ये कहते ही ईबो उसको ना अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। बाहर ले जाते हुए ईबो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। चलते हुए मे उससे कहती है, मैं चाहती थी कि हम दोनों ना शादी की शॉपिंग एक साथ करें। तो ईबो उसकी तरफ इरिटेट होकर देखता है और उससे कहता है, देखो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शॉपिंग करूं, प्लीज़ तुम किसी और के साथ जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें शॉपिंग करने का शौक़ है ना तो तुम अकेले ही जाओ, मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं आलतू फालतू उधर इधर भटकता नहीं हूँ, समझ गई। नेक्स्ट टाइम मेरे ऑफिस मत आना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते ही ईबो वहाँ से ना गुस्से में ना चला जाता है। दूसरी ओर जो जैन है ना वो काउच पे बैठकर ना बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि ईबो कब आएगा। इंतज़ार करते करते ना 6 बज जाते, लेकिन ईबो का ना कोई भी पता नहीं था। दूसरी ओर ईबो जो है ना वो सोयांग के साथ ऑफिस में बैठकर ना बात कर रहा था और उससे कहता है कि सोयांग कुछ भी करो,
दोबारा नार्कोटिक्स की माफिया से बात करो, उससे कहो कि ईबो से बात करना चाहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। सोयांग ये बात सुनते ही ना दोबारा माफिया की डॉन से ना अपॉइंटमेंट लेता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ना फाइनली उनको ना अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो ईबो ना उससे फ़ोन पे बात करता है। उन दोनों की बात ना काफ़ी लंबी चलती है। नार्कोटिक्स के बॉस जो होता है ना, पहले वो ना ईबो से बात करते हुए उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे कहते हैं ईबो मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जब मैंने पहली बार तुम्हें पार्टी में देखा ना, तुम काफ़ी ज़्यादा डैशिंग हो, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, तुम तो अपने पिता से भी कहीं ज़्यादा अच्छे माफिया हो। तुम पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है, काश तुम मेरे बेटे होते। तो ईबो ना बस जवाब में करता है। तो जो नार्कोटिक्स का माफिया होता है फिर वो दोबारा ईबो से कहता है, ईबो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त की बेटी के साथ होने वाली है। देखो मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने ना मी को अपनी बेटी की तरह ही पाला है। मेरा जितना भी बिज़नेस है ना वो बाद में तुम ही संभालोगे, क्योंकि तुम मेरे ना दामाद बनने वाले हो। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ तुम्हारी शादी को लेकर। तभी जो ईबो है ना वो उससे कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो वो उससे कहता है हाँ बोलो ना, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो फिर ईबो से कहता है आपने ना मुझसे पार्टी में पूछा था जियांग फैमियान की ना फैमिली के बारे में। आपने क्यों पूछा था? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो जो नार्कोटिक्स का जो बॉस होता है ना वो गहरी सांस छोड़ता है। वो कुछ देर ना शांत रहता है, उसके बाद ईबो से कहता है ईबो उसकी फैमिली के साथ ना मेरे डीप कनेक्शंस हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मुझे पता चले उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। तो ईबो से कहता है डीप कनेक्शंस किस तरह के ना डीप कनेक्शंस। तो जो नार्कोटिक्स का बॉस होता है ना वो उससे कहता है वो पहले तुम ना मेरे से शादी कर लो, उसके बाद हमारे पास वक्त ही वक्त होगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो ईबो से कहता है आपको अगर पता करना है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं पता करके देता हूँ आपको उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। ये बात सुनते ही जो नार्कोटिक्स का जो बॉस होता है ना वो उसे कहता है अरे मैंने अपने हिसाब से भी काफ़ी पता करने की कोशिश की, बस इतना ही पता चला उसकी वाइफ और उसका ना किसी ने रात को ही ना मर्डर कर दिया था। काफ़ी कोशिश भी की, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो ईबो से कहता है आप टेंशन मत लो, मेरी ना रूट्स बहुत ही ज़्यादा डीप है, अगर आप चाहते हो तो मैं ना पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के ला सकता हूँ। तो जो नार्कोटिक्स का बॉस होता है वो उसे कहता है सच में? अगर ऐसा है ना वो तुम जो मुझसे मांगोगे ना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे ना इन्फॉर्मेशन दो। तो ईबो से कहता है तो फिर ठीक है, तो मैं जल्दी इन्फॉर्मेशन लाकर आपको दूंगा। तो वहाँ से ना नार्कोटिक्स का बॉस उसे कहता है ठीक है ईबो, तो मैं तुम्हारी शादी पे तुमसे मिलता हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों फिर फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद ईबो जो है ना वो अपने थंब को अपने लोअर लिप के ऊपर ना हल्का सा मूव करता है। मूव करते हुए ईबो की नज़र ना टेबल की तरफ ही थी। फिर ईबो टेबल की तरफ देखते हुए ना सोयांग से कहता है सोयांग मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा? ये बार बार मुझे जियांग फैमियान की फैमिली के बारे में पता करने के लिए कह रहे हैं, और इनका ना जियांग फैमियान के फैमिली के साथ काफ़ी डीप रूट्स के साथ ना कनेक्शन है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे जियांग फैमियान और इनके बारे में पता करके दोगे? जितना जल्दी हो सके ना उतना। सोएंगे बात सुनने के बाद उसे कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं अभी लैंस जैन के साथ फ़ोन पे बात करता हूँ और उससे कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके ना इन्फॉर्मेशन के बारे में ना कलेक्ट करे। ये कहने के बाद सोयांग जो है ना वो वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटे और ऑफिस में बिताने के बाद जैसे ही काम ख़त्म होता है जो ईबो होता है ना वो अपने मैंशन की तरफ चला जाता है। जैसे ही ईबो अपने घर के अंदर एंटर करता है और उसकी नज़र सीधी लिविंग एरिया की तरफ जाती है तो वो देखता है कि जो जैन है ना वो काउच पे बैठकर ईबो का ना इंतज़ार कर रही है। रात के 1:30 बज गए थे। जैन बस चुपचाप वहीं पर बैठकर ईबो का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही ईबो जैन को देखता है तो ईबो जो है ना फिर वो अपनी वॉच की तरफ देखता है कि टाइम कितना हुआ, तो वो वहाँ देखता है कि रात के 1:30 बज गए हैं। तो वो ना सरप्राइज़ हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जैन के पास चल के आता है। ईबो के हाथ ना उसके पॉकेट के अंदर ही थे। फिर वो जैन की तरफ देखकर अपनी ना डीप वॉइस में जैन से कहता है जैन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जैन जो है ना वो अपने ख्यालों से बाहर आती है तो वो ईबो को अपने सामने देखती है। तभी जैन जो है ना वो ईबो से कहती है वो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे इवनिंग में गन चलाना सिखाओगे। ये बात सुनते ही जो ईबो है ना वो उससे कहता है
क्या तुम्हें पता है कि टाइम क्या हुआ है? रात के 1:30 बज रहे हैं। अगर मैं टाइम पर नहीं आया तो इसका मतलब है ना कि मैं बिजी हूँ। तुम्हें डिनर करके सो जाना चाहिए था, ना कि इस तरह बेवकूफ़ों की तरह मेरा इंतज़ार करना चाहिए। रात के 1:30 बज रहे, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो जो जैन है ना वो उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, तुमने ही तो कहा था मेरा इंतज़ार करना। इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था मेरा इंतज़ार बस ऐसा ही बेकार जाएगा। काश मुझे पहले से ही पता होता। तुम तो बस बहाना कर रहे थे मुझसे दूर होने के लिए, मुझे बस दिलासा दे रहे थे। काश मुझे पहले ही पता होता तो अपने आप को इस तरह तसल्ली नहीं देती, इस तरह मुझे बाद में पछताना नहीं पड़ता। ये कहते हुए ना जैन की आंखों से ना आंसू बह रहे थे, लेकिन ईबो को ना उसकी बातें समझ में नहीं आती, उसके अल्फाज समझ में नहीं आते कि ये क्या कह रही है। उसके बाद जो जैन है ना आंखों में आंसू भर के ना वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जैन जा रही होती है ना, ईबो ना उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, जैन रुको। जैसे ही ईबो जैन का हाथ पकड़ता है उसको रोकने के लिए, तभी जैसे ही जैन ना उसकी तरफ मुड़कर देखती है, जैन की नज़र सीधे ईबो के ना नेक की तरफ चली जाती है, जहाँ पर मे के ने होंठों के निशान थे। उसे देखकर ना जैन का ना दिल टूट जाता है। तो वो गैस करती है कि ईबो ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए वो जैन को भूल गया। जैन की आंखें ना आंसुओं से भीग जाती है, उसकी आंखों से ना आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। तभी ईबो अचानक से अपने थंब से ना ईबो जैन के ना आंसू पोंछता है। जैन ना अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। ये देखकर ना ईबो ना थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो उसे कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जैन जो है ना वो उस निशान की तरफ देखकर अपना सर ना में नॉड करती है और उससे कहती है, कुछ नहीं। ये कहते ही जैन जो है ना वो चुपचाप भागते हुए ना अपने रूम की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैना देर तक सो रही होती है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कमरे में गूंजती है ना, तो जैन की नींद खुलती है। जैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखों को ना रब करती है और सोचती है, इतनी सुबह कौन आया। फिर जैन धीरे धीरे ना बेड से उतरती है और फिर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर ईबो होता है। तो ईबो उसे कहता है, जैन तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें गन चलानी सीखनी नहीं है क्या? तो ईबो को अपने सामने देखकर पहले तो जैन सरप्राइज हो जाती है, और जब वो उसकी बात सुनती है तो जैन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती है। तो वो उसे कहती है, अब वो तुम बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ये कहती है ना, जैन ना भागते हुए ना अपने बाथरूम की तरफ चली जाती है। तैयार होने के बाद जैसे ही जैन लिविंग एरिया पहुँचती है तो ईबो जो है ना वो ऑलरेडी ना उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद जो ईबो है ना वो उसे कहता है, तो फिर चलो अब मैं तुम्हें ना आज गन चलाने की ट्रेनिंग देता हूँ। और हाँ, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम फास्ट लर्नर हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना जल्दी गन चलाना सीखोगी। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये कहते हुए जो ईबो है ना वो जैन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। ईबो उसे वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर ना ईबो ने प्रैक्टिस की थी गोली चलाने की, सोयांग ने और उसके बाकी के आदमियों ने। जैसे ही जैन वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर ना बहुत सारे ईबो के आदमी थे और साथ ही साथ सोयांग भी वहीं पर था। उसे देखने के बाद जो सोयांग है ना वो अननोइंग एक्सप्रेशन देता है और कहता है, इसका काम यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर क्यों आई है। उसका एक्सप्रेशन देखते ही जैन समझ गई थी कि सोयांग को उसका यहाँ आना पसंद नहीं है। ईबो के ऑर्डर पर ईबो के आदमियों ने पहले ही तैयारी करके रखी थी। फिर ईबो जो है ना वो जैन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसे गन्स दिखाता है। पहले ईबो ना जैन को गन के बारे में बताता है। उसे बताता है कि ये कौन सा मॉडल है, इसमें कौन सी गोलियां लगती है, इसके अंदर कितनी गोलियां होती है। वो जैन को हर एक चीज़ सिखाता है। जैन चुपचाप ईबो की हर एक बात को सुनती है। फिर जो ईबो है ना वो जैन से कहता है, अब तुम गन उठाओ। जैसे ही जैन गन उठाती है तो सोयांग के मुंह से ना हंसी छूट जाती है। सोयांग की हंसी सुनते ही जैन जो है ना वो थोड़ा एम्बेरस होती है। फिर वो सोयांग की तरफ देखती है और उसे कहती है, क्या हुआ। तो सोयांग ना ईबो की तरफ देखकर ईबो से कहता है, बॉस किसे लेकर आए हो। इससे बेहतर होता है कि छोटे बच्चे को लेकर आते, उसे तो फिर भी गन उठानी आती है। इस लड़की को तो ये भी नहीं पता गन में और चॉपस्टिक में फ़र्क क्या है। ईबो को भी हंसी आने वाली थी, लेकिन ईबो जो है ना वो अपनी हंसी को रोकता है। फिर वो जैन से कहता है, जैन इसे इग्नोर करो, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ईबो जैन का हाथ पकड़ता है। ईबो ना जैन के बैक साइड में ही खड़ा होता है और उससे कहता है, फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ देखो। जैन बिल्कुल वैसे ही करती है। ईबो जैन के बिल्कुल चेहरे के नज़दीक था, लेकिन जो ईबो होता है ना उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि आज पहली बार ईबो ने देखा कि ईबो आज जैन के इतने नज़दीक है और जैन ने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा। फिर जो ईबो है ना वो अपना फोकस दोबारा जैन को सिखाने की तरफ ही करता है। जैन फिर गन चलाना सीख जाती है, लेकिन उसका जो निशाना होता है ना वो बराबर नहीं लगता।
उसका निशाना हर बार चूकता है। तो ये देखकर जो सोयांग है ना, वो दोबारा उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है, जैन, जब तुम्हारा ना निशाना लगता नहीं है तो क्यों कोशिश कर रही हो, इसे मर्दों पर छोड़ दो ना। तो जो जैन है ना, वो उससे कहती है, सोयांग, जब मैं पहली गोली मारूंगी ना, वो निशाना तुम्हें भी याद रहेगा, समझ गए। ये कहने के बाद जो जैन है ना, वो दोबारा प्रैक्टिस करती है। दिन बीतते जाते हैं। अब जो जैन है ना, उसके बर्थडे में भी 2 दिन ही रह गए और ठीक 4 दिन के बाद हीबो की शादी है। जैन अपने बर्थडे के लिए ना अच्छे से तैयारी करती है। आज जैन ना कॉलेज आती है, अपने दोस्तों के बीच में ना वो काफ़ी सारी ना चॉकलेट्स भी बांटती है और उन्हें ना बहुत सारे गिफ्ट्स भी देती है। हालांकि वो गिफ्ट्स उसने हीबो के पैसों से ही खरीदे थे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को ना गिफ्ट देना चाह रही थी। जैन ना अपने दोस्तों को जाते समय ना गले भी लगाती है और उनसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए ना कॉलेज नहीं आ रही है, लेकिन जैन उन्हें ना बहुत ज़्यादा मिस करेगी। ये कहने के बाद जो जैन है ना, वो वापस मेंशन पहुंच जाती है। जैन जैसे ही मेंशन पहुंच जाती है तो वो सीधे अपने कमरे के अंदर चली जाती है। जैन ने अभी अपना कमरा बंद ही किया था और वो बाथरूम की तरफ जा ही रही थी, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैन वापस दरवाज़ा खोल कर देखती है तो कौन है, तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि नौकरानी होती है। तो वो जो नौकरानी है ना, वो जैन से कहती है कि जो बॉस है वो जैन से मिलना चाह रहे हैं, बॉस उसका इंतज़ार ऑफिस में कर रहे हैं। जैन जो है ना, वो चुपचाप फिर ऑफिस की तरफ चली जाती है। जैसे ही जैन ना हीबो के ऑफिस चली जाती है तो वो दरवाज़ा पहले बंद करती है। उसके बाद जैन ना हीबो की डेस्क के पास खड़ी हो जाती है। तभी जो हीबो है ना, वो बिना जैन की तरफ मुड़े उससे कहता है, जैन, सोयांग ने मुझसे कहा कि कुछ दिन पहले तुम हॉस्पिटल गई थी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। तो जैन उससे कहती है, नहीं, मैं तो ठीक थी, एक्चुअली ना मेरी जो फ्रेंड है ना, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने सोचा उसको हॉस्पिटल लेकर चली जाओ। हीबो फिर पलट कर उसकी तरफ देखता है। जैन ने ना अपनी निगाहें झुका के रखी थी। हीबो उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो उसे दोबारा कहता है, मैंने नौकरानी से भी पूछा तो नौकरानी ने कहा कि कुछ दिनों से तुम ना लंच कर रही हो, ना ब्रेकफास्ट और ना ही डिनर। तुम बस ब्रेकफास्ट के नाम पर सैंडविच लेती हो और सैंडविच के अंदर भी कुछ नहीं होता सिवाय 2 टमाटर के टुकड़ों के। क्या हुआ जैन, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो जैन उसे कहती है, वो मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा मेरे बारे में पता है। तो हीबो जो है ना, वो अपनी चेयर से उठता है, फिर जैन के नज़दीक चला जाता है और जैन के बिल्कुल चेहरे के नज़दीक था। हीबो अपने हाथ को रेस करता है, फिर वो अपने थंब से ना जैन के ना गालों को ना हल्का सा रब करता और उससे कहता है, जैन, क्या हुआ, कुछ छुपा रही हो मुझसे, नाराज़ हो मुझसे। तो जो जैन है वो अपने चेहरे को ना दूसरी ओर फेर लेती है, उससे कहती है, नहीं, मैं नाराज़ क्यों होगी तुमसे, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी ना हो सकती हूँ। तो हीबो से कहता है, वैसे जैन, 2 दिन के बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो जैन है वो उससे कहती है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, रहने के लिए छत दे दी, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, मेरा कॉलेज में एडमिशन भी करवाया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस मेरी फ्रेंड कह रही थी कि पास में ना एक बहुत ही अच्छा माउंटेन है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है। तो हीबो कुछ नहीं कहता, वो बस करता है। तभी जैन उसे दोबारा कहती है, तो मैं सोच रही थी वो क्या मैं अपने बर्थडे पर वहाँ जा सकती हूँ। तो हीबो से कहता है, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे बर्थडे पर वहीं जाएंगे, वहीं हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। जैन अपना सर हाँ में नॉड करती है। तभी हीबो से कहता है, अब तुम जा सकती हो। तो जैन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जैन जा रही होती है ना, हीबो को अजीब सा लगता है। आज जैन ने पलके उठाकर भी हीबो की तरफ नहीं देखा और ना ही हीबो ने जैन के साथ फोर्स किया कि वो उसकी तरफ देखे। हीबो को काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी ना हीबो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर था तो वो उसे दोबारा इग्नोर कर देता है, लेकिन उसका जो दिल है ना, वो मान नहीं रहा था। जैन जैसे ही वहाँ से चली जाती है तभी जो सोयांग है ना, वो ऑफिस में चला आता है। जैसे ही सोयांग जैन को देखता है तो वो दोबारा ना अपनी आईब्रो को ना रेज करता है और जैन को इग्नोर कर देता है। जैन भी उसके मुंह नहीं लगती, वो भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ 2 दिन ना बीत जाते हैं। 2 दिन पलक झपकते ही पूरे हो जाते हैं और आज जैन का बर्थडे है। आज जैन का बर्थडे है, इसलिए जैन ना सुबह सवेरे ही नींद से जाग जाती है। वो पहले शावर लेती है, उसके बाद अपनी क्लोजेट के पास चली जाती है।
जैन काफ़ी टाइम लगाती है ना अपने कपड़ों को ना सिलेक्ट करने में कि आज वो क्या पहनेगी, क्योंकि आज जैन का बर्थडे था, इसलिए आज ना जैन अपने आप को ना अच्छे से तैयार करना चाहती थी, वो भी अपने हाथों से। तो जैन ना ब्लैक कलर का एक लंबा सा गाउन सेलेक्ट करती है और साथ ही साथ वो एक रेड कलर का रिबन भी सिलेक्ट करती है। जैन अच्छे से मेकओवर भी करती है। आज जैन ने ना रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। लास्ट टाइम उसने ना डिनर के लिए जब वो रेस्टोरेंट गई थी ईपो के साथ तब लगाई थी, और आज वो अपने बर्थडे पे लगाना चाह रही थी, इसलिए वो रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाती है। अपने बालों को ना वो पोनी टेल करती है और उसको रेड कलर के रिबन से ना बांधती है। जैन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। फिर वो तैयार होने के बाद ना ब्रेकफास्ट के लिए ना लिविंग एरिया चली जाती है। जैसे ही वो लिविंग एरिया पहुंच जाती है ना, तभी ईपो की नज़र जैन पे पड़ती है। ईपो बस जैन को ना देख रहा था कि जैन आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहाँ पर ना आज सोयंग भी बैठा हुआ था। आज सोयंग भी जल्दी नींद से जाग गया था, क्योंकि उसको लास्ट नाइट ईपो ने पहले ही कहा था कि अगले दिन सुबह सवेरे ही नींद से जाग जाना। जैसे ही सोयंग ना जैन को देखता है तो सोयंग भी ना उसकी नज़र भी ना जैन पे जम सी जाती है। जैन ना सबसे पहले उनको ग्रीट करती है और चुपचाप अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। जैन ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ब्रेकफास्ट के दौरान कोई भी बात नहीं होती। जैसे ही सब लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, ईपो फिर जैन से कहता है, जैन तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, जन्मदिन मुबारक हो। ये कहने के बाद ईपो जो है ना अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और जैन को देता है। जैन जैसे ही उसे देखती है तो वो चुपचाप उस बॉक्स को लेती है और उस बॉक्स को ना खोलती है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर एक चेन होती है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। उस चेन में ना 2 इनिशियल्स भी होते हैं, वाई और जेड का। ये देखकर ना जैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो ईबो को थैंक्स करती है। तो उसके बाद जो ईबो है ना वो उसे कहता है, चलो जैन तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी फेवरेट जगह चलते हैं। तो ये बात सुनने के बाद जैन ना ईबो की तरफ देखकर स्माइल करते उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद ना फिर वो लोग ना उठकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी जो जैन है ना उनसे कहती है, रुको मैं अभी आती हूँ। ये कहने के बाद जो जैन है ना वो जो है ना किचन एरिया में पहुँच जाती है। जैसे ही वो किचन में पहुँच जाती है तो जैन ना सभी नौकरों से थैंक्स कहती है कि उन्होंने अभी तक जैन के ने काफ़ी सारे नखरे झेले हैं। सभी लोग ना जैन को बर्थडे विश भी करते हैं। तो जैन वहाँ से उनको बाय कहते उन्हें चली जाती है। जैसे ही जैन जा रही होती है और ईपो भी जा रहा होता है, सोयंग ना पहले ही चला गया था। ईपो ना पहले जैन का इंतज़ार करता है। जैसे ही जैन आती है तो वो उसी के साथ जा रहा था। जैसे ही जैन ना मेन डोर पे पहुंच जाती है तो जैन रुक जाती है। तो ईपो भी उसी की तरफ देख रहा था, अब क्यों रुक गई। तो जैन पीछे मुड़कर ना पूरे मैंशन को अच्छे से देख रही थी। तो तभी ईपो से कहता है, तुम क्या देख रही हो। तो जैन उसे कहती है, बस कुछ नहीं, घर को अच्छे से देख रही हूँ। तो उसके बाद जो जैन है ना वो ईपो की तरफ देखती है और उसे कहती है, चलो वो अब चलते हैं। तो उसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ईबो और जैन गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं ना, ईबो के एज़ यूजुअल उसके बॉडीगार्ड्स ना अपनी अपनी गाड़ियों में ना ईबो की गाड़ी के पीछे चल रहे थे। जैन जो है ना वो खिड़की के बाहर देख रही थी। ईबो जो है ना वो बार बार जैन की तरफ देख रहा था। आज ना ईबो काफ़ी अजीब सा फील कर रहा था, जैसे कुछ अजीब सा उसको लग रहा था, कुछ गड़बड़ सी जैसी उसको लग रही थी। ईबो बार बार जैन की तरफ देख रहा था कि जैन आज कितनी खूबसूरत लग रही है, आज उसने पोनी टेल भी की है। लेकिन जैन ना खिड़की के दूसरी ओर देखते हुए ना उसको याद आता जब उसे वैनिंग हॉस्पिटल में मिला था। तो जैन ने ना हॉस्पिटल में वैनिंग से पूछा था, वैनिंग तुम कैसे बच गए। और जो वैनिंग होता है ना वो भी जैन से कहता है, मैडम आप कैसे बच गई, उन्होंने आपको मारा नहीं। ये बात सुनते ही जो जैन है ना वो उससे कहती है, किन्होंने, तुम किन की बात कर रहे हो। तो जो वैनिंग है ना वो जैन का हाथ पकड़कर उसे ना एक कोने में लेकर चला जाता है। फिर जो वैनिंग है ना वो उसे कहता है, मैडम आपको नहीं पता, आपको पता है उस रात क्या हुआ था। घर के अंदर ना वो लोग आ गए थे। जैसे ही गोली चली ना मैं भागता हुआ ना लिविंग एरिया चला गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग थे। मैं ना पिलर के पीछे छुप गया। सबसे पहले उन्होंने मैडम को मार डाला। जैसे ही वो लोग फिर बॉस के पास चले गए, उन लोगों की ना बॉस के साथ ना काफ़ी ज़्यादा ना बहस हो गई थी। मैं बस चुपचाप देख रहा था। जैसे ही उन्होंने बॉस को गोली मारी ना मैं तुरंत ही वहाँ से भाग गया। तो जो जैन है ना वो चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। फिर वो ना रोते हुए वैनिंग से कहती है, वैनिंग प्लीज़ मुझे बताओ ना कौन आया था, किसने मेरे मॉम डैड को मार डाला। तो जो वैनिंग है ना वो उसे कहता है, मैडम सोयोंग आया था।
ये बात सुनते ही जैन है ना उसको एक झटका सा लगता है, तो वो वैनिंग से कहती है नहीं, तुम्हें शायद ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सोयंग ऐसा नहीं कर सकता, बिना ईबो के वो कुछ नहीं करता। तभी जो वैनिंग है ना वो उसे कहता है मैडम ये सब कुछ ना वांग यीबो नहीं किया था, बॉस ना उनके अंडर काम करते थे और बॉस ना उन्हें छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे, इसीलिए वांग यीबो ने ही ये सब कुछ किया है। उस रात सोयंग ही वांग यीबो के आदमियों के साथ घर के अंदर आया था, मैंने खुद ही सोयंग को बॉस के साथ ना लड़ते हुए देखा। ये बात सुनते ही ना जैन की आंखों से ना आंसू बह रहे थे, लेकिन जैन ना स्पीचलेस हो जाती है। तभी अचानक से ईबो की आवाज़ आती है, जैन जैन। ईबो की आवाज़ सुनती ही ना जैन अपने ख्यालों से बाहर आती है, तो ईबो की तरफ देखती है। जैन की आंखों से ना एक आंसू की बूंद गिरती है, तो ईबो ना अपनी थंब से उस आंसू को ना पोंछ लेता है और उसे कहता है क्या हुआ। तो जैन उसे कहती है कुछ नहीं, मुझे ना मॉम डैड की याद आ गई और कुछ भी नहीं, पिछले बर्थडे ना वो मेरे साथ थे। तो ईबो उसे कहता है कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ देर तक गाड़ी में चुपचाप बैठते हुए वो लोग ना अपनी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था, पहाड़ की ना चोटी पर। जैसे ही जैन गाड़ी से उतरती है तो वो देखती है कि वैंकिंग ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है और उनका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही जैन वैंकिंग को देखती है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो भागते हुए वैंकिंग के पास जाती है, उसको टाइट गले लगाती है और उसे कहती है तुम कहाँ थी, बहुत दिन हो गए, तुम मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। तो वैंकिंग उसे कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी काम से ना बाहर गई हुई थी, लेकिन जैसे ही बो ने कल मुझे फ़ोन करके कहा ना कि मुझे यहाँ आना है और तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं ना बिना टाइम गवाए बो से पहले यहाँ पहुँच गई। तो वैंकिंग उसे फिर बर्थडे विश करती है और उसे कहती है जैन तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। तो जैन उसे कहती है मैंने तुम्हें आज देख लिया, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। बस वो लोग किसी तरह बात कर रहे होते हैं, तभी जो ईबो है ना वो भी आ जाता है, सोयंग भी आ जाता है। वो लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तभी ईबो के जो आदमी होते हैं ना वो पहले एक टेबल लेकर आते हैं, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा केक। फिर ईबो से कहता है आज तुम हमारे साथ पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जन्मदिन पर ना किसी चीज़ की भी कमी हो। तो ईबो जो है ना वो वाइन भी लेकर आता है। फिर जैसे केक आ जाता है तो वैंकिंग उसे कहती है जैन केक काटो। तो जैसे ही जैन ना केक काटने वाली होती है तभी जो जैन है ना वो रुक सी जाती है। फिर वो पलट कर ना ईबो की तरफ देखती है। फिर वो ईबो से कहती है बो क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, हर बार ना मॉम मेरा हाथ पकड़ती थी। तो ईबो जो है ना वो बिना सेकंड गवाए जैन का ना हाथ पकड़ता है। फिर जैन ना केक काटती है। जैसे ही जैन ईबो को ना केक खिलाती है तभी जो जैन है ना वो ईबो से कहती है बो तुम्हें पता है मुझे लगा था कि हम दोनों ना अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन मैं ना गैस कर सकती हूँ मैं अच्छी दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। तो ईबो से कहता है नहीं तुम मेरे लिए काफ़ी स्पेशल हो जैन। तो जैन उसे कहती है नहीं बो मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ, देखो ना अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल होती ना तो तुम मुझे अपनी शादी पे इनवाइट करते, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। जैसे ही ईबो ये सुनता है कि जैन उससे क्या कह रही है, जैन को पता चल गया है कि ईबो की शादी होने वाली है। ईबो जो है ना वो जम सा जाता है। ईबो का ना दिल भी ना अब धीरे धीरे ना चल रहा होता है। ईबो को कुछ भी समझ में नहीं आता। ईबो का ना चेस्ट भी टाइट हो जाता है, जैसे कि ईबो ना अभी फूट फूट के रोने वाला है। वो घुटनों पे बैठेगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोएगा। ईबो जो है ना ईबो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें भी हल्की सी ना गीली होना शुरू हो जाती है। जैन ईबो की तरफ ही देख रही थी। जैन की आंखों में ना आंसू भर गए थे। फिर जैन ना हल्की सी मुस्कान अपने होठों पर लाकर अपना सर हल्का सा शुक करती है और वहाँ से चली जाती है और सीधे सोयांग की तरफ बढ़ती है। जैन के हाथ में ना केक का पीस था। फिर वो सोयांग की तरफ बढ़ती है और सोयांग को खिलाती है। जैसे ही सोयांग थोड़ा सा केक खा रहा होता है तभी जो जैन है ना वो सोयांग से कहती है सोयांग मेरी ज़िंदगी में ना सबसे बड़ा तोहफा ना तुमने मुझे दिया है। तो सोयांग उसकी तरफ देखकर कहता है मैंने दिया, मैंने तो अभी तक तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया जैन। ये सुनते ही जैन के होंठों से ना एक हंसी सी छूट जाती है। जैन की आंखों से ना आंसू बह जाते हैं। जैन अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। जो केक बाकी का जैन के हाथ में था ना उसे वो वहीं पर फेंक देती है। पीछे चलते हुए ना जैन बस सोयांग की तरफ देख रही थी। फिर वो दोबारा ईबो की तरफ देखती है। ईबो जो है ना वो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। वो जम सा गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईबो की आंखों से ना आंसू बह रहे थे।
ईबो जो जो कुछ भी हो रहा था ना, ईबो बस चुपचाप उसे देख रहा था, क्योंकि ईबो को पता था अब उसके पास ना कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर ईबो उसको बोलेगा भी तो क्या कहेगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो शायद जैन नहीं मानेगी। जैन पीछे चलते हुए ना सभी की तरफ देखती है, फिर वो दोबारा सोयांग की तरफ देखकर सोयांग से कहती है, सोयांग, मेरी ज़िंदगी का बड़ा तोहफा ना सिर्फ तुम ही नहीं मुझे दिया है। तुम ही वो शख्स हो जिसने मेरे माता पिता की जान ली। बस एक गलती कर दी सोयांग, उनकी जान लेते हुए मेरी भी ले लेते। एक बार उस बड़े से घर के अंदर छान लेते कि कोई बचा हुआ है क्या, तो शायद तुम्हारी नज़र मुझ पर भी जाती और शायद तुम मेरी भी जान लेते। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए तोहफ़ा नहीं है, एक श्राप है जो मैं चाहती हूँ कि हट जाए। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने ईबो के कहने पर ही किया है। ये कहते हुए जो जैन है ना, वो ईबो की तरफ देखती है। तभी ईबो के मुंह से ना हल्का सा रोना निकलता है। जैन बस उसी की तरफ देख रही होती है और फिर वो ईबो से कहती है, वांग ईबो, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ मुझे दी जो शायद मेरे पिता ने भी मुझे नहीं दी थी। तुमने मुझे आज़ादी दी, तुमने मुझे एहसास कराया कि धूप में चलना कैसा होता है, दोस्त बनाते कैसे हैं। तुमने मुझे हर चीज़ की आज़ादी दी। तुमने मुझे बताया कि मैं इस दुनिया में रहती हूँ, ये दुनिया बुरी नहीं है, बस कुछ ही लोग बुरे होते हैं, हर कोई बुरा नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक चीज़ के लिए। ये कहने के बाद फिर जैन ना अचानक से गन निकालती है और उसे ईबो की तरफ तान देती है। ये देखते ही ना सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। जैसे ही जैन ईबो के ऊपर ना गन तानती है, तभी जितने भी गार्ड्स होते हैं और सोयांग होता है, वो जल्दी ना गन निकाल कर जैन की तरफ तानते हैं। सोयांग चिल्ला कर जैन से कहता है कि जैन, गन नीचे रखो, हम बैठ कर बात कर सकते हैं। ईबो जो है ना, वो चिल्ला कर कहता है कि अपनी गन सभी के सभी नीचे रख दो। ये बात सुनते ही सोयांग जो है ना, वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, बॉस, ये आपको गोली मारने वाली है। तभी जो ईबो है ना, वो उसे कहता है, मारने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसी के हाथों मौत भी लिखी होगी तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ईबो बस जैन की तरफ ही देख रहा था। जैन की आंखों में ना आंसू थे, आंसू बह रहे थे, होंठों से उसकी हंसी छूट जाती है। तभी वो सोयांग की तरफ देखती और कहती है, सोयांग, मैंने तुमसे कहा था जब मैं पहली गोली मारूंगी ना, सबको याद रहेगा, आज अच्छे से देखना। ये कहते हुए जो जैन होती है ना, वो उस गन को ना, जो गन उसने ना ईबो की तरफ तानी हुई थी, उस गन को ना वो अपनी तरफ मोड़ती है और अचानक से ही वो अपने आप को गोली मारती है। गोली की वजह से ना जैन कुछ कदम ना पीछे की तरफ चली जाती है। अचानक से गोली चलने की वजह से सभी के सभी ना शॉक हो जाते हैं। ईबो जो है ना, उसके मुंह से ज़ोर से चीख निकलती है। जो वैंकिंग होती है ना, वो वहीं पर फ्लोर पर ना गिर जाती है। ईबो भागता हुआ ना जैन के पास चला जाता है, लेकिन जैन अपना बैलेंस खो देती है और वो पहाड़ से ना गिर जाती है। ईबो ना पहाड़ से ना कूदने ही वाला था ताकि वो ना जैन को पकड़ पाए, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला होता है ना, पीछे से सोयांग आकर ना उसको ना थाम लेता, उसको ना जंप नहीं करने देता। ईबो जो है ना, वो बस जैन को गिरता हुआ देख रहा था। जैन जो है ना, जब वो गिर रही होती है ना, वो बस ईबो की तरफ ही देख रही थी। मरते हुए ना वो बस ईबो का ही चेहरा देखना चाह रही थी और फाइनली अब वो ना उसका चेहरा ही देख रही थी। धीरे धीरे ना जैन ईबो की नज़रों से ना गायब हो जाती है। पहाड़ के नीचे ना एक नदी जा रही होती है। जैसे ही जैन ना उस पानी में गिर जाती है, तभी बिजलियाँ भी कड़क जाती है, आसमान पूरा काला हो जाता है, हवाएं तेज चलती है, बारिश भी अचानक से ना तेज़ी से शुरू हो जाती है। जो सोयांग होता है ना, वो ईबो को वहीं छोड़ देता है और भागता हुआ गार्ड्स के साथ ना पहाड़ के नीचे उस नदी की तरफ चला जाता है। जैसे ही सोयांग ना वहाँ पहुँच जाता है, सोयांग को वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि हवा और बारिश की वजह से ना जो नदी का पानी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है। सोयांग को बस वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेज़ी से बढ़ता हुआ पानी दिखाई दे रहा था और नदी और बारिश का ना शोर ही सुनाई दे रहा था। वो काफ़ी कोशिश करता, काफ़ी घंटे हो जाते उसको ढूंढते हुए, उसको कुछ नहीं मिलता। ईबो जो है ना, तब तक वो ना पहाड़ की उसी चोटी पर ना शॉक हो गया था और वहीं से देख रहा था। जैसे कि वो जैन को देख रहा होता है, वो वहीं पर ना शॉक होकर ना वहीं पर देख रहा होता है और रो रहा होता है। वहाँ आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। उसका जो हाथ है ना, जो उसने जैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया था, वो हाथ बिल्कुल वैसे ही था। वो चिल्लाते हुए ना जैन से कहता है कि जैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। वो अपने आप को थप्पड़ भी मारता है, कहीं वो मतलब वो सो रहा हो तो वो नींद से जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो हकीकत में ही हो रहा था।
ईवो चिल्ला रहा था, वो आसमान की तरफ देख कर रोता है। ईवो फाइनली थक जाता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। काफ़ी घंटे हो जाते हैं सोयांग को ढूंढते हैं, वो कुछ नहीं मिलता। तो सोयांग वापस अपनी गार्ड्स के साथ आता है। वो कुछ गार्ड्स को ना वहीं पर छोड़ देता है ताकि वो ना कंटिन्यू से ना ढूंढते रहे। जैसे ही सोयांग वापस आता है ना, वो ईवो को देखता है। ईवो वहीं पर ना एक लाश की तरह बैठा हुआ था। ईवो की आंखों से ना आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। वो स्पीचलेस हो गया था, वो वहीं पर लाश की तरह बैठा हुआ था। फिर सोयांग ना ईवो को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैंकिंग ना दूर वहीं पर अपनी जगह पर ही ना बैठकर बहुत ज़ोर से रो रही थी। उसको यकीन नहीं हो रहा था जैन इस तरह अपने आप के साथ करेगी। उसको पता नहीं था जैन के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वैंकिंग को पहले ही थोड़ा बहुत शक हो गया होता ना, तो वो ज़रूर जैन से बात करती ताकि जैन ऐसा कोई भी कदम ना ले। लेकिन वैंकिंग ना सब कुछ अपने ऊपर ही ब्लेम लेती है कि मेरी वजह से हुआ। अगर मैं पहले ही जैन से इन दिनों मिलने के लिए गई होती तो मुझे पहले से ही शक हो गया होता कि जैन कुछ ऐसा करने वाली है। जो वैंकिंग है ना, वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है। सोयांग ना ईवो को लिफ्ट करता है, उसे गाड़ी तक लेकर चला जाता है और ड्राइवर से कहता है, जो कि ल्यूसुंग था, ल्यूसुंग से कहता है कि इसको ना वापस मैंशन लेकर चला जाए। वैंकिंग को भी वो गाड़ी में बिठाता है और वैंकिंग से कहता है कि वो भी ना बॉस के साथ ना मैंशन चली जाए ताकि वो बॉस का ख्याल रख सके। तब तक जो सोयांग है ना, वो दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है। वो आसपास और ज़्यादा अपना फोर्स लेकर आता है। आसपास नदी के एरिया में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी शहर आते हैं, हर जगह पर ना अपनी आदमियों को फैला देता है और खुद भी ढूंढना शुरू कर देता है। रात बीत जाती है, लेकिन जैन का कुछ भी पता नहीं चलता। न जैन की डेड बॉडी मिलती है और ना ही जैन जख्मी हालत में जिंदा मिलती है। सोयांग भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। जैसे ही ईवो ना अपने मैंशन पहुंच जाता है, ईवो बारीक कदमों से ना चुपचाप अंदर की तरफ चला जा रहा होता है और उसके कानों में ना जैन की हंसी गूंज रही होती है। जैन की आवाज़ गूंज रही होती है, जो कि ना बोझ चला रही होती है। ईवो चुपचाप ना घर की तरफ देख रहा था। ईवो की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। ईवो कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो ना सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ से ना जैन का बेडरूम था। तब तक सोयांग भी वापस मैंशन आ जाता है। जैसे ही सोयांग की नज़र ना ईवो पे पड़ती है, तभी जो सोयांग है ना, वो उससे कहता है, बॉस आप ठीक हो ना। ईवो अपने ख्यालों से बाहर आता है और अपना सर ना हाँ में नोट करता है और वहाँ से चला जाता है सीधे अपनी ऑफिस की तरफ। ऑफिस के अंदर जाने के बाद ईवो जो है ना, वो अपनी चेयर पे बैठता है। ईवो को जैन की हर एक बात याद आती है। कुछ टाइम बीतने के बाद अचानक से ना ईवो के ऑफिस का ना दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो ईवो जो है ना, वो जवाब में कुछ नहीं कहता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अचानक से दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ से ना सोयांग आता है। सोयांग उसे कहता है कि बॉस ना नौकरानी को आपसे कुछ कहना है। तो ईवो जो है ना, वो उसे इशारा देता है और उसे कहता है कि इसको बोलो बाद में आने के लिए। तो जो सोयांग है ना, वो वहाँ से चला जाता है। तो वो नौकरानी से कहता है कि कल चली आना, अभी बॉस की तबीयत ठीक नहीं है। रात भर ना ईवो बस ऑफिस में ही जैन के बारे में सोच रहा होता है। सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है, ईवो को कुछ पता नहीं चलता। तब जब मॉर्निंग में ना नौकरानी दोबारा दरवाज़ा खटखटाती है, तो जो ईवो है ना, वो कोई जवाब नहीं देता। तो दोबारा कुछ देर के बाद सोयांग आ जाता है। तो सोयांग दोबारा ना ईवो से कहता है कि बॉस नौकरानी को आपसे अर्जेंटली कुछ कहना है, आपको कुछ देना है। तो जो ईवो है ना, वो बस सोयांग की तरफ ही देख रहा होता है। सोयांग जो है ना, वो खुद ही ऑफिस से बाहर जाता है, नौकरानी से कहता है कि तुम्हें क्या देना है। तो जो नौकरानी है ना, वो उसे कहती है, सर मुझे ये पैकेट देना है, ये जैन ने दिया था, कहा था कि बॉस को देना। ये बात सुनते ही सोयांग जो है ना, वो जल्दी उस लिफाफे को लेता है और अंदर ऑफिस की तरफ चला जाता है। उसके बाद जो सोयांग है ना, वो ईवो से कहता है, बॉस ये पार्सल जाने से पहले जैन ने ना नौकरानी को दिया था और कहा था कि ये आपको दे दे। जैन का नाम सुनते ही ना ईवो जो है ना, वो जल्दी ही सोयांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे, जैन मिल गई क्या। तो सोयांग उसे कहता है, नहीं पार्सल, जैन ने आपके लिए पार्सल छोड़ा था जाने से पहले। उस पार्सल की तरफ जैसे ही वो देखता है ना, तो उसकी आंखों से ना आंसू बहते हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से ना उस पार्सल को पकड़ता है और उसे कहता है, सोयांग तुम जाओ। सोयांग वहाँ से चला जाता है। फिर ईवो ना कुछ देर तक उस पार्सल को ही देख रहा होता है। कांपते हुए हाथों से ना उस पार्सल को खोलता है, तो उसके अंदर ना एक लेटर होता है। जैसे ही ईवो उस लेटर को खोलता है ना, तो उस लेटर में ना जैन ने उसे लिखा था, वो कैसे हो, मैंने तो तुम्हें अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा ही नहीं तुम्हारी शादी के लिए, शादी मुबारक हो। जब तक तुम ये पढ़ोगे ना, मैं इस दुनिया में तब तक नहीं रही होंगी। मेरे जाने का मुझे पता है किसी को दुख नहीं होगा। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ ना, वो ठीक नहीं है, पर प्लीज़ हमेशा खुश रहना और जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया ना,
मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। पेरेंट्स के बारे में जानने के बाद कि तुमने उनके साथ क्या किया, मैं समझ सकती हूँ ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, इसलिए तुमने ऐसा कदम उठाया है बो। मैं जा रही हूँ, जैसे आई थी वैसे जा रही हूँ। बो, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब आई, तुमसे अपनी प्यार का इजहार किया। हर चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, हर उस पल के लिए जो पल मेरा नहीं था, किसी और का था और मैं छीनने चली थी। मुझे ऐसा लगा था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुझे माफ़ कर देना। मेरा प्यार बस एक तरफा ही था, इसलिए मेरे साथ ही जा रहा है। हमेशा खुश रहना। और हाँ, मुझे बुरा नहीं लगा कि तुम उस दिन देर से आए थे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे गन चलाना सिखाओगे और तुम भूल गए। तुम्हारे गले पर लिपस्टिक का निशान देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शायद बिजी थे, इसलिए तुम भूल गए। कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी ना, फिर भी तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए शुक्रिया। लेटर पढ़ने के बाद ईबो जो होता है ना, वो बहुत फूट फूट के रोता है और धीरे धीरे कहता है, नहीं जैन, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही सब कुछ थी और तुम चली गई। ईबो की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। ईबो उस लेटर को ना अपने गले लगाता है, महसूस करने की कोशिश करता है कि जैसे कि उसने जैन को गले लगाया हुआ हो। ईबो बस अपने अंधेरे में डूबे हुए ऑफिस में बैठकर अकेले रो रहा होता है। एक वक्त ऐसा था जब ईबो जो है ना, वो तानाशाही था, उसे हर कोई डरता था। किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाकर भी ईबो की तरफ देखे। और आज ईबो अंधेरे अकेले कमरे में रो रहा था। ईबो की ना रोने की आहट भी कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। ईबो का दिल टूट गया था, उसकी कैसी हालत है कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों तक ना सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। चारों ओर ईबो के ना आदमी उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। दूसरी ओर जो बारिश है ना, वो थमने का नाम नहीं लेती। बारिश की वजह से ना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही ना दिन बीतते जाते हैं और ईबो की ना फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है। ईबो जो है ना, उसके फादर ने कल रात से ईबो को कॉल कर रहे थे। ईबो जो है ना, कोई भी ना आंसर नहीं देता। ईबो बस उस दिन के बाद उसी रूम में उसी चेयर पर बैठा हुआ था और उस लेटर को ना बार बार पढ़ रहा था। तभी जो सोयांग है ना, वो रूम के अंदर चला आता और ईबो से कहता है, बॉस, बिग बॉस ने फ़ोन किया था, वो मुझसे पूछ रहे कि आज आपकी शादी है, आप कब तक आओगे? मेहमान भी आ चुके हैं, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ईबो कोई जवाब नहीं देता, वो बस लेटर की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही सोयांग को लगता है ना कि ईबो कुछ भी जवाब नहीं देगा, तो सोयांग चुपचाप ना ऑफिस से बाहर चला जाता है। फिर वो बिग बॉस को ना, यानी कि ईबो के डैड को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि ईबो की क्या इस वक्त सिचुएशन है। ईबो की डैड जब ईबो की सिचुएशन सुनता है ना कि इसके साथ क्या क्या हुआ, इन दिनों क्या क्या हुआ है, तो कुछ देर के बाद ईबो के डैड ना ईबो के मेंशन चले आते हैं। जैसे ही वो मेंशन के अंदर आते हैं और सीधे ईबो के ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं और ईबो के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो चिल्लाकर ईबो से कहते हैं, वाह ईबो। ये बात सुनते ही ईबो जो है ना, अपने सामने देखते हैं। अपने सामने देखकर ना वो शॉक हो जाता है कि उसके डैड ना उसके सामने खड़ा था। तो ईबो जो है ना, अपनी सीट से उठ जाता है। तभी जो ईबो के डैड है ना, ईबो से कहता है, ईबो, तुम्हें पता है कि तुम किस सीट पे बैठे हो? वो माफिया बॉस की सीट है, तुम जैसे मजनू की सीट नहीं, जिसकी प्रेमिका मर गई हो और वो यहाँ पर शौक मना रहा हो। तुम्हें पता भी है, अगर आज तुम शादी पे नहीं आए हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो क्या हो सकता है? बहुत ही बड़ी जंग हो सकती है। दो गैंग्स के बीच में लड़ाई करना मतलब बहुत सारे आदमियों का मरना, उनकी फैमिली के ऊपर आसमान टूटने जैसा होगा। तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने सारे लोग मरेंगे, भरपाई कौन भरेगा? तुम। ईबो जो है ना, बस सर झुकाए हुए ना अपने डैड की बात सुनता है। तभी ईबो के डैड उसके करीब आते हैं और उसके कंधे पर ना अपने हाथ रखता है और उससे कहता है, सुनो मेरे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा दिल टूट गया है। अब जो हो चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आदमियों की सेफ्टी की बात है। तुम जानते हो ना, इस शादी को लेकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर एंड मौके पर ये शादी टूट गई ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं तुमसे यही नहीं कहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूँ बस अपने आदमियों के बारे में सोचो। इस वक्त हमें पावर की ज़रूरत है। तुम जानते हो ना, वैन रोहान जो है ना, वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारी जंग होगी और वैन रोहान उसका फ़ायदा उठाएगा। वो अपने आदमियों के बारे में सोचो जो इस वक्त तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। उनके परिवार के बारे में सोचो।
इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप सब कुछ तुम पर डिपेंड है। ये कहते ही जो ईबो के डैड है ना वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो सोयांग है ना वो रूम के अंदर चला आता है। तभी सोयांग उसे कहता है, वो जो हो चुका है वो हो गया, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना। कुछ देर के बाद जो ईबो है ना वो बस वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद ईबो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। ईबो जैसे ही अपने रूम के अंदर चला जाता है वो सीधे बाथरूम में जाता है। वो पहले नहा लेता है। नहाते हुए भी ईबो रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। फिर मुंह धोता है, अच्छे से कपड़े पहनता है जो कि उसको ना शादी के दिन पहने थे। तैयार होने के बाद ईबो बाहर चला आता है। उसको देखने के बाद सोयांग ना अपने होंठों पर हल्की सी स्माइल आता है, लेकिन सोयांग की आंखों से ना आंसू ऑटोमेटिक ही ना टपकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोयांग ना समझ गया था कि ईबो को ना जैन से सच में प्यार हो गया है और जैन भी उसे पसंद करती थी और ईबो की शादी की वजह से ना जैन ने अपनी जान दे दी। सोयांग काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसको ना बार बार याद आता है कि उसने ना कितना परेशान किया जैन को। उसे याद आता है कि जब जैन ने अपने आप को गोली मारी थी तब उसने सोयांग से कहा था जब जैन पहली गोली मारेगी तो सोयांग उसे भूलेगा नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। सोयांग ना रात को सोता भी नहीं है। जब भी वो आंखें बंद करता था तो उसके सामने ना जैन ना खुद को गोली मारते हुए ना उसको नज़र आती है। ईबो जो है ना वो चुपचाप सीढ़ियों से उतरता है। ईबो का ना चेहरा आज दोबारा ब्लैंक हो गया था, बिना एक्सप्रेशन के। चुपचाप ईबो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, सोयांग भी बैठ जाता है और ईबो ना अपनी मैरिज हॉल की तरफ चला जाता है। जैसे ही ईबो ना मैरिज हॉल पहुंच जाता है, सभी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे सिवाय ईबो के। सभी जश्न में बिजी थे सिवाय ईबो के। और जैसे ही टाइम हो जाता है और ईबो और जो मे है ना उनकी शादी ना होने वाली होती है, उनसे ना उनका कन्फेशन ले रहे होते हैं। ईबो जो है ना वो अपनी आंखें उठाकर मे की तरफ देखता है, लेकिन उसको ना मे के बजाय वहाँ पर ना जैन नज़र आती है। जैन ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ होता है और वो ना स्माइल के साथ ना ईबो की तरफ देख रही होती है। जैसे ही उसे उसका कन्फेशन लेते हैं तो ईबो ना जैन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं इसे अपनी बीवी मानता हूँ। ये कहते ही ना ईबो की एक आँख से आंसू बह जाते हैं, लेकिन होंठों पर ना दर्द भरी ना स्माइल होती है। और इसी के साथ माफियाज़ इनोसेंट मिस्टेक ना ख़त्म होता है। जल्दी ही मैं इसका सीज़न 2 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।